नागरिकता संशोधन कानून 2019 कितनों को पता है? कहा गया मुसलमानों को संविधान की धारा 15 से लेकर के 14 से लेकर के कहीं पर भी बता दे कोई संविधान में धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है, या धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता रोकने का कोई प्रावधान नहीं। मुसलमानों को उसको लक्ष्य बनाया गया, टारगेट बनाया गया 2019 में, और हम भी लग करके उनके पीछे पीछे लग लिए कि नहीं बहुत बढ़िया मुसलमान जाए तो जाए। हम भी मुसलमान विरोधी हैं, मन से पूछ के देखिएगा, हम भी मुसलमानों को चाहते नहीं। भाजपा तो हम कहते हैं, वो कहते हैं ना कि खुला दुश्मन है, भाजपा खुला दुश्मन है, को मुस्लिम विरोधी है, वो कहती भी है। हम कहते नहीं है, लेकिन हम अंदर से मुसलमान विरोधी है। सच्चाई यही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कि 49.5% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, तो जब नहीं हो सकता तो ये 10% कौन सा आरक्षण जो दिया गया, किस आधार पर, कौन सा अध्ययन हुआ है, कौन सी रिपोर्ट आई है, किसके आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। मैं भी जानने को तैयार हूं। 1871 में पहली जनगणना हुई थी इस देश में। उस समय भी यहाँ के बहुजनों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने पहली बार मांग उठाई थी कि हम हिंदुओं के हिस्सा नहीं है, हमारी जिंदगी, हमारी गिनती हिंदुओं से अलग होनी चाहिए। तिकोनिया में आप लोगों को पता होगा किसान आंदोलन जो हुआ था, जिसमें किसान शहीद हुए थे सर। उस समय ट्रैक्टर टाली पर मैं ही बोल रहा था, जिस समय मेरे सामने किसानों की हत्या हुई। मैं कहता हूं आधुनिक भारत के निर्माता अगर कोई है तो असली अर्थों में राहुल गांधी। आज के भारत के निर्माण करने में एक आशा है, एक उम्मीद है। धन्यवाद संचालक महोदय अशरफी लाल जी। काफ़ी बातें कही जा चुकी हैं और 2-3 चीज़ों से सब लोग मंच पे बैठे हैं। माननीय दिनेश कुमार जी जो पार्टी के भी उपाध्यक्ष बने हैं, सर मंच से आपको बहुत बहुत बधाई। और हमारे बीच में पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा जी बैठे हैं, उनको भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत बधाई। आप आए, आपने कार्यक्रम में शिरकत किया, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारी भतीजी डॉक्टर पूर्वी वर्मा जो अपना भी परिचय दी हैं कि मैं भी जेएनयू की प्रोडक्ट हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम जेएनयू की मेरी भतीजी आज मंच शेयर किया है और अपने विचार इतने अच्छे ढंग से, ओजस्वी ढंग से इसने रखा है। बधाई हो, आगे बढ़ो बच्ची, मेरी भतीजी। 2-3 चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रहा हूं और बड़ा कटु सत्य से आपसे सामने रख रहा हूं। सच्चाई है, 1980 में पहली बार मैं मान्यवर कांशीराम से जुड़ा था। 1980 में, तब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए कर रहा था। एक वो फकीर को देखा और तब से अंत तक, जब मान्यवर कांशीराम मरे हैं तब तक मैं उनके साथ रहा। और बोतल में पानी भर के साइकिल टूटी होती थी, चला चला के बरखूराम वर्मा मेरे पिताजी के साइकिल पर बैठा के घुमाते थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष हुए और टीचर थे सर। तो गांव के एरिया के लोग क्या कहते थे, मास्टरवा पगलाए गए, समुंदर में अधहन देवा जाता, ये कौन हरियर का झंडा लेके जाता। एक वह अनुभव है। दूसरा अनुभव आपके साथ कटु सत्य रख रहा हूं कि जब माननीय राहुल गांधी जी पदयात्रा शुरू किए तो उस पदयात्रा में बहुत लोगों को यह आभास था कि हवाई जहाज से उतरेंगे, झंडी दिखाएंगे, पदयात्रा चल देगी, उसके बाद चल देगी। और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की है, मैं कहता हूं आधुनिक भारत के निर्माता अगर कोई है तो असली अर्थों में राहुल गांधी। आज के भारत के निर्माण करने में एक आशा है, एक उम्मीद है, और उस उम्मीद को लेते हुए मेरे जैसा व्यक्ति भी यह सोचने लगा कि यह मेरे एक
कह लीजिए इनसे आशा की किरण है, तो कम से कम मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है, मैं भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूं और पदयात्रा में भी उनके साथ रहा हूं। और 6 से 7 सितंबर को जो है यहाँ पर 1 साल कंप्लीट होने पर जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसमें भी मैं पदयात्रा में था। आपके जिले से बड़ा पुराना नाता रहा है, आज से नहीं। तिकोनिया में आप लोगों को पता होगा किसान आंदोलन जो हुआ था, जिसमें किसान शहीद हुए थे सर, उस समय ट्रैक्टर टाली पर मैं ही बोल रहा था, जिस समय मेरे सामने किसानों की हत्या हुई थी। बहुत पुराना रिश्ता, 7 साल से घूम रहा है। अब मैं आता हूं विषय पर बहुत ज्यादा। 1916 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो पहला लेख लिखा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिम्मेदार सरकार की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वह यह नहीं था कि केवल उनके लिए थी, ब्रिटिश हुकूमत के लिए। वह पूरी तरह से कहते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत एक समय में देश छोड़ेगी, और अगर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतनी आज़ादी के महिलाओं को दी गई है, इतनी आज़ादी है, तो जल्द से जल्द ब्रिटिश हुकूमत यहाँ के देश के लोगों को, भारत के लोगों को आज़ादी सुनिश्चित करे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो उनका पहला। उसके बाद जितने भी बातचीत हुई, नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड, सर बहुत दिन से घूम रहा हूं, और लखीमपुर में कम से कम एक एक गांव का मैं बता रहा हूं, 3-3 बार मैं घूमा हूं। और जितना यहां अंदर से जो समाज में जितनी कटुता भरी है, वह कटुता कहीं मैंने देखी नहीं है। यह समाज के लोगों को सोचना। जब मैं लिखता हूं जातिवाद जनगणना, तो जातिवादी जनगणना जो है 1931 नहीं, 1871 में पहली जनगणना हुई थी इस देश में। उस समय भी यहाँ के बहुजनों ने, आदिवासियों ने, दलितों ने, पिछड़ों ने पहली बार मांग उठाई थी कि हम हिंदुओं के हिस्सा नहीं है, हमारी जिंदगी, हमारी गिनती हिंदुओं से अलग होनी चाहिए। 1871 की जनगणना पढ़ते रहिएगा सर। और उसके बाद 1971 जितनी भी जनगणना हुई है, उसमें अलग कॉलम में जो दिया गया धर्म भी है, लोगों को पढ़ना चाहिए इतिहास। इतिहास का मैं भी प्रोफेसर साहब होते तो कुछ और मजा आता। लेकिन मैं 1971 की 31 की जनगणना पे आता हूं, सीधे इतिहास में नहीं जाता। 1931 की जनगणना में पिछड़े वर्ग की आबादी कितनी थी? 58% थी। उसके बाद अलग बात है कि मंडल बीपी मंडल ने मंडल कमीशन में उसको जो है 52% माना है। 2001 में सर पिछड़े वर्गों की आबादी बेशक जाति की जनगणना नहीं होती है, लेकिन कहां से नेशनल सैंपल सर्वे के पास से डेटा आया कि पिछड़े वर्ग की जनगणना वो कहते हैं उनकी आबादी जो 31%। 2000 में से देश की आबादी जा रही 141 करोड़, और उनकी आबादी 52 से 31% आती है। नेशनल सैंपल सर्वे उठा के देखिए आप लोग रिपोर्ट। और पिछड़े वर्ग में यही सिक्का उछाला जा रहा है। मैं कह रहा हूं, और बुरा लगे लगता रहे, कि जितना हिंदुआई समाज, जितना जो है मुसलमानों के प्रति जो उनके अंदर एक कटुता भरी है, पिछड़ा अति पिछड़ा में, उतना तो हिंदुओं में नहीं भरी है। जो ब्राह्मण बनिया क्षत्रिय वैश्य शूद्र उतना नहीं। कठोर सत्य बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। यहां के क्षेत्र घूमने के बाद मैं कह रहा, बहुत बड़े हिंदुवादी शक्ति बने हुए, और उनकी आबादी 31%। अब सर मैं आता हूं 5 साल बाद आते हैं, फिर कहता है नेशनल सैंपल सर्वे कि पिछड़ों की आबादी में 5% की वृद्धि हुई है, 6% की सर। तो पिछड़े आबादी कितनी हो गई? 37%। अब मैंने 5 साल बाद गिनना शुरू किया, जोड़ना शुरू किया, तब पिछड़ों की आबादी फिर जोड़ लीजिए, 37 में 15% कितना होगा? मुझे लग रहा काफी कुछ हो रहा, 52 से आगे जा रहा। हम हैं कहाँ? अब मैं तो कहता हूं सर, और दूसरी मैंने जो यहां पर संघर्ष देखा लखीमपुर में, जो अनुसूचित जाति है, गौतम और क्या नाम राज, इस दोनों में संघर्ष बहुत भीषण है। एक दूसरे के मंच पे आने को तैयार नहीं, और गौतम लोग कुछ करे थे, और ये आपस में संघर्ष यही जो है सातेपुरवा में
एक कह लीजिए मैं कहता हूं 10 फीट लंबा और 2 फीट चौड़ा जमीन में के लिए संघर्ष कराया। एक तरफ जो है ये राज बिरादरी, क्या नाम है, बिरादरी खड़ी हो गई, दूसरी तरफ गौतम बिरादरी, दो रात समझौता कराया उस गांव में जाकर के। और उसके बाद एक तरफ वाहिनी सेना है, एक तरफ बजरंग दल है, दोनों लेकर के लट्ठम लट्ठा करे बैठे। ये सच्चाई है सर। और मैं तो कहता हूं कि हम उनको, मनुस्मृति में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं है सर। मेरी दिलचस्पी यह है कि मैं अपने से पूछूं कि मेरा मन साफ हुआ है कि नहीं हुआ। मनुस्मृति जो रहा होगा रहा होगा। और मैं ये भी कहता हूं बड़े दावे के साथ, इतिहासकार पढ़ते रहे, 1871 में जब बाबा साहब पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में 776 लोग पोस्ट ग्रेजुएट थे, वो अछूत समाज से थे। समझना चाहिए ना, इतिहास है। ऐसा नहीं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा सब लोग मर जाएंगे। यह जो हम लिखते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके कुछ महत्व है, इसके कुछ मीनिंग है। इसके सार्थक बनाना एक कैसे बनेगा, ये मेरा ही नहीं है, ये मानव कांसीराम का। लेकिन जब वो समाज हटता गया, उनके उत्तराधिकारी हटते गए, तो इनको माननीय राहुल गांधी ने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हम मिशन को आगे बढ़ाएंगे, फेल नहीं होने देंगे, ये राहुल गांधी ने कहा। तो लड़ाई संघर्ष बहुत भीषण है। जिसकी जितनी संख्या भारी, 52% जातिवाद जनगणना बिहार में हो गई, जातिवाद जनगणना रोकते रह गए लोग। और यहां पर भी मैं कहता हूं कि हर जगह जातिवाद जनगणना होना चाहिए। केवल और केवल पूरे देश में, देश की संपदा पर केवल 10 परिवारों का अधिकार है। संसाधनों के बंटवारा पर भी हम लोग कहते हैं कि संसाधनों का बंटवारा केवल ऐसे नहीं, बात हम लोग कर रहे हैं कि कुछ रिजर्वेशन दे दो, आरक्षण दे दो। सर आप लोगों को सबको पता है कि जब मंडल कमीशन लागू हुआ था 1992 में, इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, कि 49.5% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता। तो जब नहीं हो सकता तो ये 10% कौन सा आरक्षण जो दिया गया, किस आधार पर, कौन सा अध्ययन हुआ है, कौन सी रिपोर्ट आई है, किसके आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। मैं भी जानने को तैयार हूं। तो साथियों, बहुत विकट स्थिति है। मैं दूसरी चीज, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इसमें जो आ रही है महिलाओं के लिए, किस वर्ग की महिलाएं सबसे पिछड़ी हैं, ये भी पूछना चाहते हैं हम आप लोगों से। मुझे तो लग रहा सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा पिछड़ी महिलाएं हैं वो जो है अनुसूचित जनजाति की हैं, उसके बाद पिछड़ों की हैं, उसके बाद अनुसूचित जाति की, उसके बाद पिछड़ों की। उनकी हिस्सेदारी की बात नहीं आएगी क्या? और हम लोग कहते हैं आरक्षण में आरक्षण, अगर 52% पिछड़ा वर्ग है तो 52% उस 33% में 52% पिछड़ा वर्ग, और उसके बाद जो है शेड्यूल कास्ट अगर है 16.6%, तो 16% पिछड़ों को आरक्षण होना चाहिए। 8.6% अगर आदिवासी है तो उसका भी आरक्षण होना चाहिए। एक कांग्रेस पार्टी का संकल्प है। और इसमें फिर हम लोगों ने लिखा है कि किसानों के न्यूनतम समर्थित मूल्य, लेकिन आज तक किसान जो है, जो सबके यही कृषि क्षेत्र है जो आज तक घाटे में नहीं चलता है। सारे क्षेत्र घाटे में जा रहे हैं। सरकारी अरबों खरबों की संपत्ति लगा करके जो पब्लिक सेक्टर बनाए गए, आज मैं पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं आपके सामने कि 10 साल की जिसकी सरकार हुई है उसमें कितने फैक्ट्रियां लगी हैं, जरा पूछ के बता दीजिए आप लोग। और सुबह से शाम तक सर मैं हर गांव में लगभग सुनता हूं सर, बड़ा अच्छा लगता है। इतने भजन होते हैं यहाँ पर, इतने पूजा होते हैं। अभी कहीं कोई पूजा हो रही, उसमें 500 आदमी पहुंच जाएंगे पूजा में के लिए, जैसे लगता है उनके घर पे खाना रोज रोज मिलता है, एक दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। गरीबी से लड़ना, संघर्ष करना सीखो मित्रों। मैं कोई राजा के घर का नहीं हूं। मेरे पास 70 में 5 पैसे फीस देने के पैसा नहीं होता था, आज तो सबके पास हो गया है। चाहे कमाई 1 पैसे की ना हो, लेकिन मोबाइल जरूर चाहिए 15,000 की। हर बच्चा बच्ची के हाथ में 15,000 आएगा कहां से? आमदनी कहां से?
12 किलोमीटर पैदल जाता था, 12 किलोमीटर पैदल आता था, वह भी एक दिन था। और आज होते क्या बोलते हैं कि चलते ही मोटरसाइकिल चाहिए, कहां से आएगा खर्चा? आमदनी भी तो होनी चाहिए घर से। और तमाम तरह की चीजों जब मैं इसमें कहता हूं तो बड़ा अच्छा लगता, बड़ा आनंद लगता। अपने से पूछिए कि मैं जातिवादी हूं कि नहीं हूं। यहां एक चीज भूली है, लिखा नहीं गया, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, मुसलमानों की रिपोर्ट। हम भी मुसलमान विरोधी हैं, मन से पूछ के देखिएगा। हम भी मुसलमानों को चाहते नहीं। भाजपा तो हम कहते हैं, वो कहते हैं ना कि खुला दुश्मन है, भाजपा खुला दुश्मन है, को मुस्लिम विरोधी है, वो कहती भी है। हम कहते नहीं है, लेकिन हम अंदर से मुसलमान विरोधी है। सच्चाई यही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, 2005 में अध्ययन हुआ, 14.5% उनकी आबादी है। प्रतिनिधित्व तो कितना है? 1% भी नहीं है मुसलमानों का। वो आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं, वो शांति बहाल करना चाहते, शांति से रहना चाहते। वह आप उसको भी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो है जो अगुआ है, मैं कोई हैं पता नहीं कौन, कोई मामा जी हैं पूरे देश में, कोई है कोई मामा जी, पता नहीं कौन से मामा जी। तो वो जो है उनके लोगों ने कहा कि आज फला मुसलमान गांव में दंगा करवाने जाना है, तो कहें जाओ ना, पैसे तो हमने दे दिए। कहे नहीं मामा जी, आप अपने बेटे को भी चलिए, मुसलमान बस्ती में दंगा करवाना है, उनको आगे करिए, क्योंकि उनको तो राजनीति करनी है, हमको थोड़ा करनी है। तो कहते क्या हैं वो कि पागल हो क्या, मेरा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है ये करने के लिए। तब वो फिर उनकी जो आत्मा जग गई, कहते क्या हम लोग पागल हैं क्या हम आपके लिए चले मुसलमान बस्ती में दंगा करवाने? तो सोचिए, सच्चर कमेटी की भी लड़ाई होगी और विधिवत होगी। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं से यह संघर्ष जारी है। और एक समाज सुधारकों को, ललई सिंह यादव का आपने नाम सुना होगा, उनके साथ मुझे भी रहने का मौका मिला। रामस्वरूप वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा के साथ भी रहने का मौका मिला, जो सेना में रहे हो। ललई सिंह यादव वो कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके हिंदू धर्म छोड़ दो अगर विकास चाहते हो तो। ललई सिंह यादव, यह धर्म वह अफीम है जिसको चटा दीजिए तो सुबह से शाम तक लोगों अफीम खा करके बेहोश पड़े रहते। और मैं इस बात को कहता हूं कि आप सोचिए, समझिए, और समझने के साथ साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय बैठे हैं, जितना भी मुझसे हो सका सर यहां पर प्रयास किया हूं और प्रयास आगे भी करूंगा, विधानसभा वाइज या चाहे जैसे भी होगा, सभी समाज को जोड़ूंगा। और वैमनस्यता जो कांग्रेस का एक नारा भी है कि दिल से दिल जोड़ना है, हाथ से हाथ जोड़ना है, समाज से समाज जोड़ना है, बशर्ते यह मुझे निर्णय करना है कि क्या मैं सचमुच दिल जोड़ना चाह रहा हूं कि ऊपर से दिखाने का और ढकोसला करता हूं। अंदरूनी तौर से तो मैं कहता हूं हिंदू मुसलमान बना रहे तो ज्यादा बेहतर है, बहुत अच्छा है हिंदू मुसलमान बना रहे। और ऊपर से कहता हूं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, बात ऐसे नहीं चलेगी। अपने को परिवर्तन करने की जरूरत, अपने को बदलने की जरूरत। और जो कहीं अपने आप को ठेकेदारी करता है, मैं सबसे बड़ा सेकुलर हूं, यह मान के चलिए कि उससे बड़ा जातिवादी, उससे बड़ा कास्टिस्ट कोई हो ही नहीं सकता। उसको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, वो दिखता है जो कर्म से दिखता है, जो काम से दिखता है, उसके गतिविधियों से दिखता है। और मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूं कि बाबा साहब की बात आई है, 2-3 चीजें कि संविधान में कुछ लोगों के गलतफहमी हो रही होगी कि दो एक बातें बता दे रहा हूं बस 60 में। नागरिकता संशोधन कानून 2019 कितनों को पता है? कहा गया मुसलमानों को। संविधान की धारा 15 से लेकर के 14 से लेकर के कहीं पर भी बता दे कोई संविधान में धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है, या धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता रोकने का कोई प्रावधान नहीं। मुसलमानों को उसको लक्ष्य बनाया गया, टारगेट बनाया गया 2019 में, और हम भी लग करके उनके पीछे पीछे लग लिए कि नहीं बहुत बढ़िया मुसलमान जाए तो जाएं। दूसरी चीज हम लोग जो बार बार कहते हैं, 2003 में जो है संविधान जो है नेशनल ये जो है
नागरिकता संशोधन कानून 2003 भी है सर, आप लोग पढ़िए और समझिए। और 2003 में बड़े पैमाने पर दलितों और आदिवासियों की नागरिकता छीनी गई है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आज भी आंदोलन चल रहे हैं बंगाल से लिए आसाम तक सर। इस तरह की चीजें बड़े पैमाने पर चल रहे हैं। और एक बात और करके बात खत्म करूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि मैं तो पिछड़ा वर्ग हूं, मैं अति पिछड़ा वर्ग हूं, मुझे गालियां दी जाती हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री के पास यही समय है क्या, यही काम है क्या? को गिनवाते हैं कितनी गालियां दी गई? प्रधानमंत्री के पास कोई काम नहीं है क्या? और माननीय पूर्व सांसद महोदय, आपके भी संज्ञान में ला रहा हूं कि 2003 में बड़े पैमाने पर इस सरकार ने धांधली किया। 2003 में सरकार किसकी थी? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की, जो लोकसभा में मुस्कुरा के कविता सुना करके आपका दिल जीतते था, उसके बाद आपके पीठ पे वार करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बड़े पैमाने पर हर प्रदेश से, हर प्रांत में जो है कहीं 20 जातियां, कहीं 25 जातियां, कहीं 30 जातियां, कहीं 25 जातियां, हर प्रांतों से बिना किसी अध्ययन के, बिना किसी रिकमेंडेशन के, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना लोकसभा में बहस कराए, बिना विधानसभाओं में बहस कराए, केवल और केवल सर सभी जातियों को पिछड़ा वर्ग की लिस्ट में डाला गया। और वही जो है मोदी जी चिल्लाते, उसी में मोदी गांधी पिछड़ा वर्ग हुए हैं सर 2003 में। ये इतिहास हमको भी पता है कब वो हुआ। पूछिए ना कब आप पिछड़ा वर्ग के थे। हम तो चुनौती के साथ कहते हैं, हमने 900 से ज्यादा आरटीआई से बहुजन स्वराज घोषणा पत्र 1 महीने के अंदर आपके बीच में आएगा। हमने उसमें चुनौती दिया है कि अगर कहीं से दस्तावेज का अगर आपको गलत साबित कर दीजिए तो पूरे देश के सामने जो चाहिएगा, जो अभी नौकरी में हूं, अभी रिटायर भी नहीं हूं, जो चाहिएगा वो सजा भुगतने के तैयार हूं। क्या पिछड़ा वर्ग कब बने? एक चुनौती है मेरी, दावा है मेरा। झूठ बोलने में तो ये माहिर हैं और कहते हैं कि झूठ बोलिए तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, उसके साथ सामने सच भी जो है हार जाए। तो जतियों में झूठ, अपनी डिग्री में भी झूठ, कब कहां चाय बेचते थे, कहां सूरत में शाम को आके दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ लेते थे। गजब के प्रधानमंत्री पाया, बहुरूपिया प्रधानमंत्री। इस बात की कभी चिंता नहीं रहती मित्रों कि नौकरी चाकरी, जितनी नौकरी मिलना कठिन है उतने नौकरी जाना कठिन है। ये सब हम लोग चिंता करें तो बहुत कुछ और कर लेंगे। तो इसलिए साथियों, हम लोग बहुत आपका समय लिया और बहुत हम आपके आभारी हैं कि आप लोग आए। संख्या बल से कभी निराश नहीं होना चाहिए। कहते हैं ना कि आदमी अपनी भुजाओं पर, यानी बाह पे आदमी अपनी भुजाओं पर अगर नियंत्रण पा ले तो जमीन का आसमान भी जीत सकता है। मैं इसी बात के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। और सभी लोगों को बहुत जल्दी फिर मिलूंगा। सभी लोगों को बहुत बहुत आदाब।